हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 22वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो चलिए नोट्स निकाल लीजिए जो आप लिखे हैं उसको। कुछ लोगों का आंसर सेट देखा हूँ, आज बताऊँगा कहाँ गलतियाँ की हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे थोड़ा सा। और आप सभी के लिए एक निर्देश है कि आप सभी कल मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सम्मिलित होंगे हमारे लिए अच्छी बात है कि हम आपको फीडबैक बताएंगे कि आखिर आपके द्वारा क्या गलतियां अभी वर्तमान दृष्टिकोण में हो रही है और आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करें। आज का पहला प्रश्न था, बिंबाजी भोसले के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या था? बिंबाजी भोसले के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों के द्वारा यह प्रश्न सॉल्व किया गया है। आप लोग बताइए कितने लोग इस प्रश्न को लिखे हैं। चलिए आंसर देख लीजिए। बिंबाजी भोसले के कार्यों को विदेशी यात्री कोलब्रुक और स्थानीय निवासी बाबू रेवाराम और पंडित शिवदत्त शास्त्री ने प्रशंसा की और इसे जनता में लोकप्रिय बताया। उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे उन्हें जो विदेशी यात्री कोलब्रुक और स्थानीय निवासी जो थे बाबू रेवाराम और पंडित शिवदत्त शास्त्री, इन्होंने प्रशंसा की थी। तो आइए देख लेते हैं जिनमें से प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला, कर वसूली में कठोरता नहीं परंतु भू राजस्व में सुधार किया, लेकिन जमींदारों से प्राप्त होने वाले आय जो टकोली था उसमें वृद्धि किया, जिसका उपयोग इसी क्षेत्र के लिए ही किया गया। इसी क्षेत्र से आशय है रतनपुर और रायपुर कलचुरी शाखा जो विभाजित थी। पहला क्या कार्य है कि कर वसूली में कठोरता नहीं परंतु भू राजस्व में सुधार किया, अर्थात जो कर वसूली आम लोगों के द्वारा प्राप्त की जाती थी उसमें ज़्यादा कठोरता नहीं था, बल्कि उन्होंने भू राजस्व में सुधार किया था। लेकिन जमींदारों से प्राप्त होने वाले आय टकोली में वृद्धि की, जिसका उपयोग रतनपुर और रायपुर कलचुरी शाखा के लिए ही किया जाता था। ये उनके प्रमुख कार्य पहला। दूसरा देख लीजिए, रतनपुर एवं रायपुर कलचुरी शाखा का प्रशासनिक एकीकरण किया। दूसरा क्या है? रतनपुर एवं कलचुरी, रायपुर कलचुरी, ये जो दो अलग अलग कलचुरी शाखा था, रतनपुर कलचुरी शाखा एवं रायपुर कलचुरी शाखा, इनका प्रशासनिक एकीकरण किया। तीसरा इनके प्रमुख कार्यों में शामिल है कि न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। कहाँ स्थापना की? तो रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। ये उनके प्रमुख तीसरे कार्य हैं। चौथा देख लीजिए, बिंबाजी के द्वारा विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा प्रारंभ किया। पूछा जाता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, कि स्वर्ण पत्र किनके द्वारा प्रारंभ किया गया है विजयदशमी में। तो याद रखेंगे, बिंबाजी के द्वारा विजयदशमी पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा आरंभ किया। ये उनके चौथे प्रमुख कार्यों में शामिल है। पांचवा क्या है? स्थापत्य क्षेत्र में देख लीजिए, इन्होंने स्थापत्य में रतनपुर में राम टेकरी मंदिर तथा रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया। कौन कौन से दो प्रमुख स्थापत्य में कार्य करवाए हैं? तो रतनपुर में राम टेकरी मंदिर तथा रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया। ये पांचवा प्रमुख कार्य में शामिल। इस तरह यह पहला प्रश्न था कि बिंबाजी भोसले के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
तो आपको इसी को लिखना था, नोट डाउन कर लीजिएगा। कल इस प्रश्न को आपको शायद 100 शब्दों में मिल जाए। आप लोगों को सुबह बोला था कि बता दीजिएगा कितना प्रश्न आप कल के डेट में चाहते हैं मेगा टेस्ट में। तो कोई एक जने कोई कमेंट की थी, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, 15 क्वेश्चन शायद प्रिया जी है। 15 क्वेश्चन चाहिए क्या आप लोगों को, बताइए। जो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हैं उसी को देंगे। सुबह भी बताया था 30 शब्द, 60 शब्द, 100, 125 और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहेंगे। उनके हिसाब से भी सही है जिन्होंने कमेंट किया था कि 15 प्रश्न। आप लोग भी बता दीजिएगा कि कितना प्रश्न देना है। अभी बता दीजिए लाइव चैट में कितना प्रश्न चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या था आज का? हरेली पूजा को समझाइए। प्रश्न दूसरा, हरेली पूजा को समझाइए। बहुत से छात्रों ने अच्छा लिखा है हरेली पूजा को। देख लीजिए हरेली पूजा क्या है। हरेली पूजा, हरेली पर्व की पहचान छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व के रूप में। यह श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कोई पर्व, उत्सव एवं त्यौहार का मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको इसी बात को बताना है कि कौन से मास में यह आयोजित होता है, जिसमें कौन से दिन है, पक्ष है, इसका उल्लेख जरूर कीजिएगा। आपका पहला उत्तर यहीं से प्रारंभ होना चाहिए। जैसे कि हरेली पर्व की पहचान छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व के रूप में, इसके बजाय अगर आप यह श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है तो भी कोई गलत नहीं था, लेकिन आपको इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है। तो यह मनाया जाने वाला पर्व है। मुख्यतः किसानों का यह कृषि आधारित पर्व है। कौन सा? हरेली पूजा। धान की बोआई या रोपाई के बाद इसे मनाया जाता है। इस दिन सभी कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में कुटकी देवी की पूजा की जाती है। पूछा जा चुका है प्रश्न में कि कुटकी देवी की पूजा कब की जाती है। तो जब हरेली पर्व मनाया जाता है उस दौरान जनजातीय क्षेत्रों में कुटकी देवी की पूजा की जाती है। घर के मुख्य दरवाजे पर नीम की पत्तियां और दशमूल की पत्तियां लगाई जाती है। साथ ही घर के बाहर दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां निर्मित की जाती है, जिसका उद्देश्य इस दिन बुरी आत्मा अर्थात जादू टोनों की भी मान्यता प्रचलित होती है, जिससे बचने के लिए डरावनी आकृतियां अंकित की जाती है, जिससे आपदा संकट से बचाव व सुरक्षा होता है। तो बताइए जी, कल आप आंसर राइटिंग किए थे जिसमें प्रश्न था सौनाही और नौहडोरा। तो यह कौन से में शामिल है जी? सौनाही है कि नौहडोरा है, जिसमें दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां निर्मित की जाती है, जिसका उद्देश्य इस दिन बुरी आत्मा अर्थात जादू टोनों की भी मान्यता प्रचलित होती है, जिससे बचने के लिए डरावनी आकृतियां अंकित की जाती है। चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा। कल ही मेंस आंसर राइटिंग किए थे तो उसमें प्रश्न आपको दिया गया था कि सौनाही और नौहडोरा को समझाइए करके, तो बता दीजिएगा। गाय व बैलों को विशेष आहार खिलाया जाता है, जिसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है ताकि वे रोग मुक्त हो जाए। इस दिन बांस के गेड़ी बनाकर बच्चे घूमते व नाचते हैं। इसी कारण इसे गेंडी पर्व भी कहा जाता है। गेड़ी पर्व।
युवाओं के द्वारा नारियल फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो ये रहे आपके प्रमुख दूसरा प्रश्न जिसमें शामिल था कि हरेली पूजा को समझाइए। तो इसमें बहुत से छात्रों ने जो गेड़ी है उसका ज़्यादा उल्लेख कर दिए थे, लेकिन आपको हरेली पूजा के बारे में बताना था। जब आपको गेड़ी के बारे में पूछा जाए तब उसका ज़्यादा उल्लेख कीजिएगा। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए। एक बार और देख लीजिए हरेली पूजा क्या है। हरेली पर्व की पहचान छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व के रूप में यह श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला पर्व है। मुख्यतः किसानों का यह कृषि आधारित पर्व है। धान की बुआई या रोपाई के बाद इसे मनाया जाता है। इस दिन सभी कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में कुटकी देवी की पूजा की जाती है। घर के मुख्य दरवाजे पर नीम की पत्तियां और दशमूल की पत्तियां लगाई जाती है। साथ ही घर के बाहर दीवारों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां निर्मित की जाती है, जिसका उद्देश्य इस दिन बुरी आत्मा अर्थात जादू टोनों की भी मान्यता प्रचलित होती है, जिससे बचने के लिए डरावनी आकृतियां अंकित की जाती है, जिससे आपदा संकट से बचाव व सुरक्षा होता है। गाय व बैलों को विशेष आहार खिलाया जाता है, जिसमें जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है ताकि वे रोग मुक्त हो जाए। इसी दिन बांस के गेड़ी बनाकर बच्चे घूमते व नाचते हैं। इसी कारण इसे गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। युवाओं के द्वारा नारियल फेंक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। जब छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य अर्थात जनजातीय व्यवस्था का प्रीलिम्स में आपको संडे को प्रश्न सॉल्व कराया गया था, तो इसमें से आपको देखेंगे लगभग 8 से 10 प्रश्न प्रीलिम्स में आप सॉल्व किए हैं, तब आपको देखने को मिला था। तो प्रीलिम्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो बताइए कल क्या आप प्रीलिम्स की क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं? देखिए शनिवार रविवार को प्रीलिम्स की कक्षाएं नहीं होती है, उस दिन उनको हम क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। तो क्या आप कल शामिल होना चाहते हैं? बताइए कल या परसों शामिल होना चाहें तो कल परसों या दोनों दिन हम तैयार हैं, अगर आप प्रश्न सॉल्व करना चाहें तो बताइए लाइव चैट में। जी बता दीजिएगा। अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ के भूगोल जिनमें प्रारंभिक कक्षाएं हो चुकी हैं, बैकअप क्लास देना था। उसके बाद संडे को हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का एक और बार प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गए हैं, जिसमें हमारे जो मेंस आंसर राइटिंग के जितने भी छात्र शामिल होते हैं, आप कल और परसों भी प्रीलिम्स का प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह से आपका जनजातीय और छत्तीसगढ़ का इतिहास दोनों कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम आप रिवाइज करने के लिए एक बार वीडियो देख सकते हैं या कोई प्रश्न सॉल्व आप सॉल्व पेपर लेकर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको हम टेस्ट सीरीज के रूप में प्रोवाइड करें प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न था तालुकदारी व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न पूछा गया था तालुकदारी व्यवस्था को समझाइए, लेकिन कुछ छात्रों ने छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था का उल्लेख किए हैं आज के आंसर राइटिंग में। तो आपको हम कल देंगे जी छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था क्या है उसके बारे में, जो रहेगा 100 शब्द के प्रश्न, जिसमें आपको बताना था ताहूतदारी व्यवस्था के बारे में। आज का प्रश्न है तालुकदारी व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न क्या था? तालुकदारी व्यवस्था को समझाइए। मराठाकालीन शासन व्यवस्था में तालुकदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित भूमि को ठेकेदारी प्रथा की तरह किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता था। कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए जाते थे। अवधि समाप्त होने के बाद या तो इस अधिकार का नवीनीकरण किया जाता था या इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। ये था आपका तालुकदारी व्यवस्था। क्या था तालुकदारी व्यवस्था?
तो मराठाकालीन शासन व्यवस्था में तालुकदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित भूमि को ठेकेदारी प्रथा की तरह किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता था और कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए जाते थे। अवधि समाप्ति होने के बाद या तो इस अधिकार का नवीनीकरण किया जाता था या इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। ये आपका था तालुकदारी व्यवस्था। लिखना चाहें तो छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था लिखवा दूंगा, लिखवा दूँ? बताइए आप लोग। कल आपको 100 शब्द के प्रश्न दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। चलिए लिख लीजिए, नहीं तो आप अन्यथा बातों का ज़्यादा उल्लेख कर देंगे। चलिए लिखिए। छत्तीसगढ़ में अधीक्षक शासन प्रणाली स्थापित होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें इन परिवर्तनों के अंतर्गत ताहूतदारी व्यवस्था की स्थापना हुई। पुनः रिपीट करता हूँ, छत्तीसगढ़ में अधीक्षक शासन प्रणाली स्थापित होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें इन परिवर्तनों के अंतर्गत ताहूतदारी व्यवस्था की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जनक कैप्टन सैंडिस थे। यह एक प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी। यह एक प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी जो मुख्यतः ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के शासनकाल में स्थापित हुआ। रिपीट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था के जनक कैप्टन सैंडिस थे। यह एक प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी जो मुख्यतः ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के शासनकाल में स्थापित हुई। ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय लोरमी और तरेंगा दो प्रमुख ताहूतदारियाँ थीं। ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय लोरमी और तरेंगा दो प्रमुख ताहूतदारियाँ थीं। इसके अलावा सिहावा, खल्लारी और संजारी जैसे ताहूतदारियाँ चार्ल्स इलियट के समय थी। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय लोरमी और तरेंगा दो प्रमुख ताहूतदारियाँ थीं। इसके अलावा सिहावा, खल्लारी और संजारी जैसे ताहूतदारियाँ चार्ल्स इलियट के समय थी। ताहूतदारी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पॉइंट देकर लिखिए। ताहूतदारी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य, हेडिंग दे दीजिए, लिखिए। स्थानीय प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि को कृषि के उपयोग के रूप में परिवर्तन करना था। परंतु यह व्यवस्था अधिक सफल नहीं रही, क्योंकि ताहूतदार का पद न जमींदार का स्वरूप था, न ही गौटिया की तरह था। पुनः रिपीट करता हूँ, ताहूतदारी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि को कृषि के उपयोग के रूप में परिवर्तन करना था। परंतु यह व्यवस्था अधिक सफल नहीं रही, क्योंकि ताहूतदार का पद न जमींदार का स्वरूप था, न ही
गौटिया की तरह था। तो ये आपका ताहूतदारी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। लिख लीजिएगा, बाद में कल शायद आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाए। मेगा टेस्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। आज का चौथा प्रश्न था, हल षष्ठी क्या है। प्रश्न क्या था, हल षष्ठी क्या है। उत्तर देख लीजिए हल षष्ठी के बारे में। इसका आयोजन भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को होता है, जिसका उल्लेख मैं हरेली पूजा में भी किया हूँ कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। इसका आयोजन भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को होता है, जिसमें केवल संतानवती माताएं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। हल षष्ठी माता कार्तिकेय और भगवान शिव गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। रात में उपवास तोड़ने के लिए पसहर चावल का उपयोग करते हैं। क्या है हल षष्ठी? इसका आयोजन भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को होता है, जिसमें केवल संतानवती माताएं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। हल षष्ठी माता कार्तिकेय और भगवान शिव गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। रात में उपवास तोड़ने के लिए पसहर चावल का उपयोग करते हैं। यह था आज का चौथा प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का पांचवा प्रश्न, कि मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था को समझाइए। ये आज का पांचवा प्रश्न था, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था को समझाइए। तो देख लीजिए उत्तर, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था के तहत मराठों ने संपूर्ण शासन क्षेत्र को दो भागों में बांटा। मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था के तहत मराठों ने संपूर्ण शासन क्षेत्र को दो भागों में बांटा। वे दो भाग कौन से हैं? पहला खालसा क्षेत्र, दूसरा जमींदारी क्षेत्र। देख लीजिए खालसा क्षेत्र क्या है। इस क्षेत्र में मराठा शासक ने प्रत्यक्ष प्रभाव रखा और राजस्व की प्राप्ति केंद्रीय स्तर के अधिकारी करते थे। दूसरा जमींदारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में जमींदारों का नियंत्रण था, जिसके एवज में जमींदारों द्वारा मराठा शासकों को कोष्ठ कोली नामक वार्षिक कर देते थे। कौन सा कर देते थे? तो कोष्ठ कोली नामक वार्षिक कर देते थे। एक बार और देख लीजिए, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था के तहत मराठों ने संपूर्ण शासन क्षेत्र को दो भागों में बांटा। पहला खालसा क्षेत्र, इस क्षेत्र में मराठा शासक ने प्रत्यक्ष प्रभाव रखा और राजस्व की प्राप्ति केंद्रीय स्तर के अधिकारी करते थे। जमींदारी क्षेत्र दूसरा, इस क्षेत्र में जमींदारों का नियंत्रण था, जिसके एवज में जमींदारों द्वारा मराठा शासकों को कोष्ठ कोली नामक वार्षिक कर देते थे। ये आज का पांचवा प्रश्न का मॉडल आंसर। जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं, आप लोग हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश कर लीजिएगा। उसके बाद आपको चेक कराना हो तो हमारे जितेंद्र सर को आप भेज दीजिएगा। कल आप सभी मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और बचा है, चलिए बता देता हूँ। कल आप सभी मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। आपको देखते हैं, आपके कमेंट के अनुसार, जितना कमेंट आएगा उसके अनुसार से हम प्रश्न बनाएंगे। जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न रहेंगे उसको हम कल मेगा टेस्ट में शामिल करेंगे। आप सभी तैयार रहिएगा। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। सुबह 9 बजे प्रश्न प्राप्त हो जाएगा, या मैं ले लूँगा क्लास या जितेंद्र सर के द्वारा, दोनों में से किसी एक सर के द्वारा आपको प्रश्न प्रोवाइड किया जाएगा। शाम को 6 से 7 ग्रुप ओपन रहेगा। 2 घंटा कर देते हैं, कल मेगा टेस्ट है, बहुत से PDF जमा होंगे। तो कल शाम को 6 बजे 6 से 8 जिस भी मेंस ग्रुप में आप हैं, जितने भी छात्र अलग अलग मेंस ग्रुप में हैं, तो आप जिस भी मेंस ग्रुप आंसर राइटिंग ग्रुप में हैं, वह ग्रुप 6 से 8 कल शाम को
ओपन रहेगा। आपको उस समय पीडीएफ में नाम लिखकर ही भेजिएगा। पुनः रिपीट, पीडीएफ में नाम लिखकर ही भेजिएगा, क्योंकि कल मेगा टेस्ट है। आपके आंसर राइटिंग का फीडबैक, आपके प्राप्तांक अंक, टॉप 10 छात्रों के नाम, सभी के बारे में कल उल्लेख करेंगे और बात करेंगे कि क्या उचित आंसर 30 शब्द के प्रश्नों में आप लिख सकते थे। इन सभी के बारे में कल देखेंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा। मैं जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आज किसी न किसी एक प्रश्न को जरूर बोला हूँ कि इसको आपको मेगा टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो वह विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए बोला गया है कि नोट डाउन कर लीजिएगा करके। तो कल आप सभी तैयार रहिएगा। आपके कमेंट के अनुसार प्रश्न दिया जाएगा। कल आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखेंगे। जो टॉप 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उसे कुछ देने का प्रयास करेंगे। उसके बारे में कल प्रश्न आपको दिया जाएगा, उस समय बात करेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए, आज का छठा प्रश्न, मेघनाद पर्व का उल्लेख कीजिए। क्या है मेघनाद पर्व? पहले बताइए कितने छात्र हैं, छात्र छात्राएं दोनों में से बताइए कि मेघनाद पर्व का लिखे हैं। कितने लोग लिखे हैं जी आज मेघनाद पर्व को? देख लीजिए क्या है मेघनाद पर्व। मेघनाद पर्व फागुन माह में गोंड जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है, जिसमें विभिन्न आपदाओं पर विजय प्राप्ति के विश्वास पर यह पर्व मनाया जाता है। मेघनाद के प्रतीक स्वरूप एक बड़ा ढांचा स्थापित किया जाता है, जिसे देव का प्रतीक माना जाता है। ये आपका आज का छठवां प्रश्न था कि मेघनाद पर्व फागुन माह में गोंड जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पर्व है, जिसमें विभिन्न आपदाओं पर विजय प्राप्ति के विश्वास पर यह पर्व मनाया जाता है। मेघनाद के प्रतीक स्वरूप एक बड़ा ढांचा स्थापित किया जाता है, जिसे देव का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से था आज का 6 प्रश्न थे जिनके मॉडल आंसर। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आए, कहीं कुछ डाउट हो तो इस नंबर पे आप SMS कीजिएगा। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरा नंबर है। और आप सभी कल मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई सुबह नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।